जो कल तक खाकी की चुनौती बनकर हुकूमत से डराते थे, आज वही खादी पहनकर हमें कानून की पाठशाला पढ़ा रहे हैं। सियासत की बिसात पर कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी किताबें नहीं बल्कि गोलियों की गूंज और दहशत ने बनाया इतिहास। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अजित प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का नंबर 1 शो मठाधीश। मठाधीश के शो में हम आपको हर बार किसी न किसी बाहुबली की कहानी सुनाते हैं। आज के मठाधीश में हम उठाएंगे उस नकाब को जिसने खुद को मसीहा कहा, लेकिन जिसके रास्ते लाशों से होकर गुजरे थे। देखिए पूरा सच सिर्फ मठाधीश पर, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं, पूरा सच सामने आएगा। वो कहते हैं कि वक्त बदलता है, लेकिन कुछ लोग वक्त को ही बदल देते हैं और बदल वक्त को पूरी तरह से बदल देने की जिद पाल लेते हैं। आज मठाधीश की पड़ताल उस दौर की है जब सरकारें सचिवालय से नहीं बल्कि एक आलीशान कोठी से चलते थे और इसी कोठी के दरबार से पूरी सरकार चलाई जाती थी, जहां फाइलें दफ्तरों में नहीं बल्कि बंदूकों की नाल पर साइन होती थी। सोचिए, एक तरफ पुलिस की चार्जशीट में दर्जनों कत्ल के मुकदमे और दूसरी तरफ हजारों की भीड़ जो अपने इस रॉबिनहुड पर फूल बरसा रही थी। ये महज एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि ये है उस सिस्टम की हार जिसने अपराध को जनादेश का जामा पहना दिया। इतना ही नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है, जो खून से अपनी किस्मत लिखते हैं उनके अंत की कहानी और स्याही भी अक्सर लाल हो जाती है। लेकिन क्या इस मठाधीश का अंत हुआ, कैसे हुआ, या सिर्फ उसका चेहरा बदला? सच्चाई इस तफ्तीश में पर्दा उठेगा, क्योंकि तफ्तीश में सब कुछ आपके सामने होगा। हर उस राज से जिसे सत्ता के गलियारों में दबा दिया गया, हम पर्दा उठाएंगे। तो देखते रहिए मठाधीश, क्योंकि यहां सच बोलना हमारी फितरत है और सच दिखाना हमारी जरूरत। साल 1990 का वो दौर जब इस इलाके की हवा में ऑक्सीजन कम और बारूद की महक ज्यादा थी। एक 22 साल का लड़का जिसके हाथ में किताबों की जगह लोहा था, उसने पहली गोली किसी रंजिश में नहीं बल्कि अपना नाम बनाने के लिए चलाई थी। वो पहली हत्या सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि उस साम्राज्य की नींव थी जिसकी ईंटें लाशों पर रखी जानी थी। पुलिस ने फाइल खोली तो नाम लिखा गया हिस्ट्री शीटर, लेकिन उसे पता था कि कानून की ये फाइलें वक्त आने पर उसकी ताकत बनेंगी। लेकिन जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती है, ये बात वो मठाधीश बखूबी जानता था। इसलिए उसने बदला अपना चोला। खून से सने हाथों ने जब खादी को छू लिया तो कानून के हाथ खुद ब खुद पीछे खिंच गए। कल तक जो पुलिस उसे ढूंढ रही थी, आज वही पुलिस उसके काफिले के आगे रास्ता साफ कर रही थी। बाहुबली अब माननीय बन चुका था। विधानसभा की कुर्सी ने उसे वो कवच दे दिया जहां गोलियों की जगह जनादेश का शोर था। अब फैसले थानों में नहीं, उसकी कोठी के दरबार में होते थे और इंसाफ उसकी मर्जी का मोहताज हो चुका था। कहते हैं कि समंदर कितना भी गहरा हो, किनारा मिल ही जाता है, और गुनाह का साम्राज्य कितना भी ऊंचा हो, मिट्टी में मिल ही जाता है। जब दहशत की उम्र पूरी हुई तो खाकी ने अपनी खोई हुई साख वापस मांगी। गवाह जो कभी गूंगे हो गए थे, अब उनके होठ खुलने लगे। कोर्ट की तारीखें अब उसके रसूख पर भारी पड़ने लगी। आज वही मठाधीश सलाखों के पीछे अपनी किस्मत के पन्ने पलट रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये अपराधी का अंत है या उस जहरीली सियासत की महज एक नई करवट? क्योंकि चेहरे बदलते पर मठाधीश के किस्से कभी खत्म नहीं होते। देखिए, ऐसा है कि जब राजनीति में व्यक्ति आता है तो आने के बाद धीमे धीमे वो अपना मसल्स पावर भी दिखाना शुरू करता है और उस मसल पावर से आम जनता के बीच में अपनी एक पैठ बनाना चाहता है कि नहीं, हम मजबूत बहुत हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो एक शोषा रहता है। उस शोषे के हिसाब से रिजवान जहीर ने अपने को उससे मजबूत किया। कब किसका टाइम आएगा और कब किसका टाइम निकल जाएगा, माफियागिरी की दुनिया में इसका कोई पता नहीं होता। यही खेल इन दिनों यूपी के मोस्ट वांटेड माफियाओं के बीच जारी था, वो चाहे पूरब हो या पश्चिम। उसी में एक ऐसा बाहुबली जो कभी अपनी ताकत के जलवे बिखेरता था, जो कभी मुलायम सिंह यानी नेताजी को खुलेआम चुनौती दे चुका था,
आज वही दबंग माफिया योगी राज में खुद मुश्किलों में घिरा दिख रहा है। कहते हैं कि वक्त सबका आता है और सरकार भी जब बदलती है तो वक्त भी बदल जाता है। ऐसे ही सफेद पोश लिबास में छुपा ये डॉन, जिसने गोलियों की गूंज को अपनी जय जयकार बना लिया था, जिसके खेल में डर, आतंक और सत्ता का समागम था, उसका नाम है रिजवान जहीर। आज के मठाधीश में हम खोलेंगे उसका नकाब, दिखाएंगे उसका सच और जानेंगे कैसे एक समय का बाहुबली आज अपने ही इतिहास के साए में फंसता नजर आ रहा है पूरी तरह से। जिसका कभी जलवा था आज वो समागम पर है। देखिए पूरा सच सिर्फ और सिर्फ मठाधीश में। नेपाल की सरहद से सटे उस इलाके में सूरज बाद में उगता था। रिजवान जहीर का हुक्म पहले चलता था। बलरामपुर की उस मिट्टी पर कानून की नहीं, कट्टे की गवाही चलती थी। ये वो दौर था जब लखनऊ के तख्त पर बैठे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को इस बाहुबली ने खुली चुनौती दी थी। वो ललकार महज एक बयान नहीं था, वो सत्ता के सीने पर मूंग दलने की हिमाकत थी। रिजवान को गुमान था कि उसकी कोठी की दीवारें इतनी ऊंची है कि कानून की पहुंच वहां तक कभी नहीं होगी। उसे लगा था कि सरहद के सुल्तान का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। हाथ में माला, माथे पर शिकन और जुबान पर आवाम की सेवा, ये वो मुखौटा था जिसे पहनकर रिजवान जहीर ने दशकों तक जुर्म की खेती की। फिरौती के धंधे से लेकर फिरोज पप्पू जैसे करीबियों के कत्ल की साजिश तक रिजवान का दिमाग शतरंज के खिलाड़ी की तरह चलता था। उसने खाकी को दरबान बना दिया और खादी को अपनी ढाल। तुलसीपुर की गलियों में जब उसकी सफारी का काफिला निकलता तो लोग खिड़कियां बंद कर लेते थे। ये जनादेश नहीं था, ये वो दहशत थी जिसे उसने लोकतंत्र के नाम पर परोसा था। लेकिन कहते हैं शिकारी खुद शिकार बन ही जाता है जब जंगल का नियम बदलता है। 2017 के बाद यूपी की आबो हवा बदली और मठाधीशों के मठ ढहने लगे। जिस रिजवान के नाम से थाने कांपते थे, आज उसी रिजवान के पैरों में कानून की बेड़ियां हैं। योगी के हंटर ने बाहुबली के रसूख को धूल चटा दी। आज न वो दरबार है, न वो ललकार है, बची है तो सिर्फ सलाखों के पीछे एक अपराधी की छटपटाहट। वक्त ने ऐसी करवट ली, कल का किंग मेकर आज अपनी पहचान बचाने की जंग लड़ रहा है। मठाधीश की ये दास्तान गवाह है कि गुनाह की उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो, अंत हमेशा मिट्टी में ही होता है। मैं जानता हूँ ये जो नाम आप ले रहे हैं रिजवान जहीर, ये वहाँ के एक तुलसीपुर एरिया पड़ता है, तो वहाँ के पुराने बदमाश टाइप के थे और उसमें तरह तरह की जो बदमाश लोग कार्रवाई करते हैं, किसी की ज़मीन छीन लेना, किसी के पिटाई करा देना, किसी का माफियागिरी करना, तो ये सब उसी तरह की बदमाशों की श्रेणी में आते थे। तो उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास हो गया था, लेकिन कुछ वो नेताओं के संपर्क में आने के बाद चुनाव भी लड़ते थे, सांसद भी हो गए थे और वो, लेकिन मूल स्वभाव इन लोगों का सब वही आपराधिकता वाला रहता है। वही रिजवान जहीर जो कभी राजनीति में कूदा और अपनी बदमाशी की ताकत के दम पर सबको डराता था। रिजवान जहीर का पूर्वांचल में दबदबा था, विशेष तौर पे नेपाल के तराई इलाकों में। लेकिन अब वही ताकत, वही दबंगपन उसके लिए जंजीरों की तरह उलझ कर रह गया है। राजनीति का रुतबा भी उसे जेल की सलाखों से नहीं बचा पाया। वो बाहुबली, जिसे कभी यूपी के मोस्ट वांटेड डॉन के नाम से जाना जाता था, अब जेल में बंद अपने अतीत के भूतों से लड़ रहा है। प्रयागराज का चाहे उमेश पाल टिपर मर्डर हो, यूपी की एसटीएफ का अनिल दुजाना पर किया गया सिकंजा हो, इन घटनाओं ने कई सारे राज खोले। इस बाहुबली की सांसों के ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे कर दिया, क्योंकि इसके तार सबसे जुड़े थे। कानून की ताकत के सामने जो कभी खुद कानून को चुनौती देता था, यानी रिजवान जहीर, वही आज कानून की दीवार में पूरी तरह उलझकर फंसकर रह गया है। मठाधीश में हम दिखाएंगे कि कैसे गोलियों के डर के बादशाह भी कानून के आगे झुकने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी कानून उन्हें नतमस्तक कर देता है। इसीलिए कहते हैं कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और उससे कोई बच नहीं सकता। सियासत की चादर ओढ़कर रिजवान जहीर ने सोचा था कि उसने मौत को मात दे दी। बदमाशी के दलदल से निकलकर जब वो संसद की दहलीज पर पहुंचा तो उसे लगा कि अब खाकी की गोलियां उसका रास्ता भूल जाएंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस खादी को वो अपना अभेद किला समझ रहा था, वक्त आने पर वही खादी उसकी बेबसी का गवाह बनेगी।
आज रुतबा कागजों पर सिमट चुका है और दबंगई जेल की दीवारें चाट रही। बलरामपुर का वो डॉन जिसने कभी खुद को कानून से ऊपर लिख दिया था, आज खुद की तकदीर पढ़ने से भी डर रहा है। प्रयागराज की उस सर्द रात ने यूपी के हर मठाधीश की नींद उड़ा दी। जब साबरमती से आया अतीक का अहंकार मिट्टी में मिला और फिर अनिल दुजाना का अभियान पुलिस की गोलियों से छलनी हुआ, तो जेल की काल कोठरी में बंद रिजवान जहीर के हलक में जान अटक गई। उसे अब सलाखों के पीछे की खामोशी में भी मुठभेड़ की गूंज सुनाई देती है। उसे डर है कि कहीं किसी सुबह उसकी गाड़ी का पहिया अचानक न घूम जाए। आज उसकी सांसें उसकी अपनी नहीं है, वो तो अब उस सिस्टम के रहमो करम पर है जिसे उसने कभी ठेंगे पर रखा था। वक्त की अदालत जब फैसला सुनाती है तो दलीलें नहीं सुनी जाती। रिजवान जहीर उस दोराहे पर खड़ा है जहां पीछे उसका काला इतिहास है और सामने कानून का वो हंटर जिसकी चोट की कोई दवा नहीं। कल तक जो सत्ता की मलाई चाटता था, आज वो अपनी परछाई से भी पूछ रहा है, क्या अगला नंबर मेरा है? ये दहशत महज एक अपराधी की नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम की है जिसने अपराध को अपना मजहब बना लिया था। मठाधीश का यह अध्याय गवाह है कि जब इंसाफ की रात शुरू होती है तो जुर्म का सूरज कभी नहीं उगता। देखिए, एक वो दौर था जब धन बल और बाहुबल फैला हुआ था राजनीति में, और यही वह दौर था 90 के दशक की शुरुआत का, जब रिजवान जहीर जैसे लोगों का उभार हुआ यहाँ की राजनीति में। रिजवान जहीर बताया जाता है कि 80 के दशक के उत्तरार्ध में बलरामपुर आए और पढ़ाई करते रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जैसा कि बताया जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर आए बलरामपुर, चूँकि इनका गृह जनपद था। फिर यहाँ इन्होंने अपने ठेके पट्टे शुरू किए। रिजवान जहीर की सियासत की इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े एक केस, एक फैसले से होती है। पढ़ाई पूरी कर लौटे एक युवा ने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ने का जोखिम उठाया। इतना ही नहीं, यह जन्म जहां पर रिजवान जहीर का जन्म हुआ, उसके लंबे सियासी सफर की कहानी कुछ और कहती है। साल 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा पूरी करने के बाद रिजवान जहीर अपने जिले पहुंचे और सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से उतर गए। जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते हुए पहले सियासी पहचान बनाई और उसके बाद चुनाव लड़ने का मन बना लिया। साल 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तुलसीपुर विधानसभा से जीत दर्ज करना रिजवान की मेहनत और जमीनी पकड़ का नतीजा था। इसके बाद क्या हुआ? सियासत के बदलते रंगों के साथ उनका सफर भी नए मोड़ों से गुजरने लगा। साल 1993 में समाजवादी पार्टी और साल 1996 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक बनकर रिजवान जहीर ने यह साबित कर दिया कि दल से ज्यादा जनता का भरोसा मायने रखता है। पार्टी बदलती गई, दौर बदला, लेकिन तुलसीपुर से रिजवान का रिश्ता नहीं बदला। रिजवान जहीर का सियासी सफर आज भी यह सवाल खड़ा करता है कि क्या राजनीति में पहचान दल से बनती है या फिर जनता से जुड़े रहने से बनती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फिजाओं से निकलकर जब एक नौजवान बलरामपुर की गलियों में पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो यहाँ का सियासी सुल्तान बनेगा। साल 1985 में पढ़ाई पूरी हुई और 1989 में शुरू हुआ वो तूफान जिसने बड़े बड़े दिग्गजों के पैर उखाड़ दिए। बिना किसी पार्टी के झंडे के एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रिजवान जहीर ने तुलसीपुर की कुर्सी फतह कर ली। ये महज एक जीत नहीं थी, बल्कि यूपी की राजनीति में एक नए युग का आगाज था, जहां पार्टी से बड़ा चेहरा होने वाला था। कहते हैं राजनीति में नेता पार्टी के सहारे जीतते, लेकिन रिजवान जहीर के लिए कहानी कुछ और ही थी। साल 1993 में साइकिल की रफ्तार पकड़ी तो जीत मिली। 1996 में हाथी की सवारी की तो भी जनता ने सिर आंखों पर बैठाया। 89, 93 और 96 निशान बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, लेकिन तुलसीपुर की जनता का भरोसा नहीं बदला। रिजवान जहीर ने साबित कर दिया कि अगर जमीन पर पकड़ मजबूत हो तो लहरें खुद ब खुद रास्ता बना लेती। विधानसभा की छोटी दहलीज को लांघकर वो 2 बार दिल्ली की संसद तक भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश की तराई का वो इलाका जहां सियासत की इमारत बंदूकों की गूंज और रसूख के दम पर लिखी जाती है, वहां रिजवान जहीर एक ऐसे किरदार बनकर उभरे जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था।
उसे कोई पहलवान कहता है तो कोई सियासत का माहिर खिलाड़ी। विवादों से नाता रहा, सलाखों के पीछे भी रहे, लेकिन बलरामपुर की राजनीति के केंद्र से कभी बाहर नहीं हुए। आज भी जब क्षेत्र की राजनीति का जिक्र होता है तो रिजवान जहीर का नाम सबसे ऊपर आता है। एक ऐसा नेता जिसने अपने दम पर अपनी तकदीर लिखी और फिर राजनीति में वो आने के साथ साथ एमपी भी बने, एमएलए भी बने। और आम जनता में जब लोग बताते थे कि बलरामपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे थे, तो गाड़ी से जब निकलते थे तो वो जो है अपना गाड़ी में बैठे रहते थे और ऐसे हाथ जो है अपना खोल देते थे और लोग अपना हाथ उनका चूमते थे। और इस तरीके से रहता था, गाड़ी से उतरते नहीं थे, जल्दी जल्दी मिलते नहीं थे। कहीं ना कहीं उनमें एक गुरूर और घमंड की बात थी। लेकिन यह है कि ऊपर वाला जो है किसी का गुरूर और घमंड रखता नहीं है। लेकिन वो अपनी जो बेटी है ज़ेबा, उसको राजनीति में जो है वो मजबूत करने में लगे हुए थे। विधानसभा की राजनीति में नाम बनाने के बाद रिजवान जहीर की नजर अब एक बड़े सियासी मैदान पर थी। जमीनी पकड़ को ताकत बनाकर रिजवान दिल्ली की दहलीज तक कदम बढ़ा दिए। 1998 और 1999 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बलरामपुर लोकसभा सीट से सांसद बनकर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रिजवान सियासी तौर पर काफी मजबूत होते चले गए, क्योंकि दौर बदल रहा था, सत्ता बदल रही थी और सरकारें भी अपने तरीके से काम कर रही थी। सियासत का दायरा सिर्फ उनके नाम तक सीमित नहीं रहा। पत्नी हुमा रिजवान 2005 और 2010 के सत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहीं, एक ऐसा पद जो उस दौर में जिले की सबसे ताकतवर कुर्सी माना जाता था। हालांकि परिवार के सियासी विस्तार की कोशिशें हर बार कामयाबी नहीं ला सकी। भाई सलमान जहीर और नौमान जहीर दो बार विधानसभा चुनाव लड़े, चुनावी रण में उतरे, लेकिन जीत की रेखा उनके हिस्से में नहीं आई। इस तरह रिजवान जहीर का सियासी सफर सिर्फ जीत की कहानी नहीं, बल्कि ताकत, प्रभाव और सीमाओं के बीच संतुलन साधने की एक दिलचस्प राजनीतिक दास्तान है। राजनीति में लोग पद मांगते हैं, लेकिन तराई के इस पहलवान ने पद को खुद के पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। 1998 का वो साल जब बलरामपुर की फिजाओं में सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, रिजवान जहीर। दिल्ली की संसद में 2 बार दहाड़ने वाले इस नेता ने जिले के नक्शे पर अपना ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां सूरज उनकी मर्जी से ढलता था। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जिले की सबसे बड़ी कुर्सी यानी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर भी उनकी पत्नी हुमा रिजवान का कब्जा रहा। ये वो दौर था जब जिला पंचायत के गलियारों से लेकर लखनऊ की विधानसभा तक सिर्फ एक ही घराने का सिक्का चलता था। कहते हैं हर बादशाह का एक सपना होता है अपनी विरासत को अपने खून के हाथों में सौंपना। रिजवान जहीर ने भी यही चाहा। भाई सलमान और नौमान जहीर को चुनावी रणभूमि में उतारा, पूरी ताकत झोंक दी, अपना रसूख दांव पर लगा दिया। लेकिन लोकतंत्र की अपनी जिद होती है। भाइयों को विधानसभा की दहलीज नसीब नहीं हुई, मगर इस नाकामयाबी ने भी रिजवान के रुतबे को कम नहीं किया। हार भाइयों की हुई, लेकिन चर्चा फिर भी जहीर परिवार की ही रही। राजनीति के शतरंज में कभी मात मिली तो कभी जीत, लेकिन इस खिलाड़ी ने हमेशा खेल अपनी शर्तों पर ही खेला। अमरोहा से आए इस नौजवान ने अलीगढ़ की तालीम को बलरामपुर की मिट्टी में ऐसे घोला कि राजनीति की एक नई केमिस्ट्री तैयार हो गई। 1989 में निर्दलीय विधायक बनकर जिस सफर का आगाज किया था, वो 2010 तक आते आते एक अजय किला बन चुका था। खुद 2 बार सांसद रहे और 1 दशक तक पत्नी हुमा के जरिए जिले की सत्ता की चाबी अपने पॉकेट में रखी। ये दास्तान है उस सियासी जुनून की जिसने अपनों को जिताने के लिए हर मुमकिन जोर लगाया। भले ही कुछ मोर्चे फतह ना हुए, लेकिन बलरामपुर की सियासत का इतिहास रिजवान जहीर के नाम के बिना हमेशा अधूरा ही रहा। वो मुझे याद पड़ता है कि ये लोग राजनीति में जनता का समर्थन जुटाने के लिए एक तरफ तो जनता में दिखावा करते हैं कि हम बड़ी मदद कर रहे हैं, आपके न्याय कर दे रहे हैं, आपके मामले में समझौता करा दे रहे हैं। दूसरी तरफ पैसा कमाने के लिए, जिससे कि लोगों को दे सकें, ताकि उनको खुश कर सकें, लोगों की शादी ब्याह में पैसा दे सकें, इस तरह करते हैं। रिजवान जहीर की राजनीति का सितारा उस वक्त झकझोर उठा जब 1999 के बाद उन्होंने सीधे चुनौती दी उत्तर प्रदेश के सियासी शिखर मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी को। उनका बयान था, रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पार्टी हूं।
और अगर मुलायम सिंह यादव चाहें तो मेरे सामने चुनाव लड़कर देख सकते हैं। मेरे जीत पर मेरे सामने जीत ही हाथ लगेगी मुझे। इस साहस भरे दावे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया। लेकिन कहते हैं राजनीति का खेल इतना आसान नहीं होता जितना रिजवान जहीर समझते थे। इसके बाद क्या हुआ? रिजवान जहीर को जीत की राह मुश्किल होती दिखने लगी और अगले चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी। फिर आया अक्टूबर 2021। अखिलेश यादव ने उन्हें पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। एक बार फिर से उनका अनुभव और जनाधार सपा के लिए नई ऊर्जा बनकर सामने आई। यही है रिजवान जहीर की कहानी, जहां चमकते सितारे कभी गर्दिश में चले जाते हैं, लेकिन सही समय और सही मंच पर उनकी चमक फिर से लौट कर आती है, क्योंकि वो हुनर उनके बीच होता है जो जनता के साथ मिलकर वो बनाते हैं। राजनीति की बिसात पर जब प्यादा खुद को वजीर समझने लगे तो मात तय होती है। 1999 का दौर रिजवान जहीर का रसूख बलरामपुर की सरहदें लांघ रहा था, लेकिन तभी आई वो तारीख जिसने उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। एक माइक, सामने भीड़ और जुबान पर वो शब्द जिन्होंने लखनऊ के सिंहासन को हिला दिया। रिजवान ने सीधे मुलायम सिंह यादव को ललकारा, मैं खुद एक पार्टी हूं, मुलायम चाहे तो मेरे सामने चुनाव लड़ ले। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस हाथ को काटने की कोशिश थी जिसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। नतीजा, कुदरत का ऐसा तमाचा पड़ा कि जिस रिजवान के पीछे पार्टियां भागती थी वो एक एक जीत के लिए तरस गए। 2 दशक का सियासी वनवास और फिर 2021 में उसी साइकिल की शरण में वापसी, जिसे कभी उन्होंने ठुकराया था। कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, पर रिजवान जहीर ने ये गलती कर दी। 1999 के उस जोश में होश ऐसा खोया कि खुद को सियासत का खुदा समझ बैठे। मुलायम सिंह यादव को दी गई वो चुनौती रिजवान के गले की फांस बन गई। कल तक जो पहलवान चुनाव जीतना जानते थे, उस बयान के बाद वो सिर्फ हारना सीख गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 22 साल का सन्नाटा। वक्त ने साबित कर दिया कि कोई भी शख्स पार्टी से बड़ा नहीं होता। आखिरकार 2021 की एक सुबह आई जब अखिलेश के सामने वही रिजवान जहीर खड़े थे, थोड़े झुके थे, थोड़े बदले हुए थे। इसे घर वापसी कहिए या मजबूरी की साइकिल। बलरामपुर की मिट्टी में कहावत मशहूर हुई, किस्मत तब तक साथ देती है जब तक पैर जमीन पर हो। रिजवान जहीर की कहानी अर्श से फर्श की वो दास्तान है जिसे आने वाली पीढ़ियां बतौर सबक पढ़ेंगी। जब उन्होंने कहा कि रिजवान खुद में एक पार्टी है, तो उन्होंने सिर्फ मुलायम सिंह को नहीं बल्कि उस सिस्टम को चुनौती दी जिसने उन्हें पहचान दी। उस एक पल के अहंकार ने उनके 2 दशक को निगल लिया। चुनाव मैदान में वो उतरे तो सही, पर जनता ने हर बार उन्हें वो ललकार याद दिला दी। लेकिन राजनीति गोल है। 2021 में जब अखिलेश यादव ने उन्हें फिर से सपा का झंडा थमाया, तो ये रिजवान जहीर की जीत नहीं बल्कि नेताजी मुलायम सिंह की उस विरासत की जीत थी जिसे कभी रिजवान ने चुनौती दी थी। तो रिजवान जहीर का उभार 89 में होता है जब ये निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं। निर्दलीय विधायक चुने गए तो इनका कद थोड़ा सा बढ़ा। उसके बाद 93 में ये पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया और ये सपा के विधायक चुने गए। इसके बाद इन्होंने इनकी चूँकि महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी, ये संसद भवन भी जाना चाहते थे। इस बार इन्होंने 96 में फिर पार्टी बदली और बसपा के चुनाव पर ये विधायक चुने गए, बसपा के चुनाव चिन्ह पर। जब सियासत की राह किसी पार्टी तक सीमित न लगी तो रिजवान जहीर ने अपनी ही लकीर खींच दी। पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने खुद का राजनीतिक दल बनाकर यह संदेश दिया कि वो सिर्फ किसी पार्टी का चेहरा नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान है। इससे पहले उनकी सियासी सफर लगातार बदलते मंचों से होकर गुजर रहे थे। कभी समाजवादी पार्टी के बैनर तले, कभी बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले, तो कभी कांग्रेस पार्टी और पीस पार्टी। हर दल से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने राजनीति की अलग अलग रंग देखे। ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि उस नेता की है जो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग आवाज बनना चाहता था। सियासत के बाजार में लोग अक्सर बिक जाते हैं या झुक जाते हैं।
लेकिन रिजवान जहीर ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने सपा की साइकिल चलाई, बसपा के हाथी पर सवारी की, पंजे का दम देखा और पीस पार्टी का साथ भी। लेकिन इस परिंदे को किसी भी पार्टी का पिंजरा रास नहीं आया। जब दुनिया ने कहा कि बिना किसी बड़े झंडे के तुम्हारा वजूद क्या है, तब इस पहलवान ने अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर दी। ये सिर्फ एक दल नहीं था, ये उन तमाम पार्टियों को एक करारा जवाब था। शेर अपना इलाका खुद चुनता है, वो किसी और की सरहद का मोहताज नहीं होता। कहते हैं जो हर किसी का होता है वो किसी का नहीं होता। लेकिन रिजवान जहीर के मामले में कहानी उल्टी थी। वो जिस पार्टी में गए वहां का माहौल बदल दिया। मगर एक वक्त ऐसा आया जब पार्टियों के सिंबल छोटे पड़ने लगे और रिजवान का खत बड़ा होने लगा। कांग्रेस की नजाकत से लेकर सपा की बगावत तक का सफर तय करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब झंडा भी उनका होगा और नारा भी उनका। उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर राजनीति के उसूलों को चुनौती दी। ये कैसे नेता की दास्तान है जिसने साबित किया कि ब्रांड पार्टी से नहीं चेहरे से बनता है। भीड़ में तो गिदड़ चलते हैं, शिकारी हमेशा अकेला चलता है। रिजवान जहीर ने यूपी की राजनीति के हर बड़े दरवाजे पर दस्तक दी, कभी साइकिल, कभी हाथी, कभी हाथ। मगर जब बात स्वाभिमान पर आई तो उन्होंने अपना खुद का किला बनाने का फैसला किया। अपनी खुद की पार्टी, अपना खुद का रण। ये सफर था एक सांसद से एक पार्टी फाउंडर बनने तक का। तराई के सुल्तान ने यह दिखा दिया कि अगर कलेजे में दम हो तो दिल्ली और लखनऊ के सिंबल के बिना भी जंग लड़ी जा सकती है। भले ही मंजिलों ने साथ छोड़ दिया हो, लेकिन इस मुसाफिर ने कभी चलना नहीं छोड़ा। देखिए, वो बहुत बड़ा अपराध में उनका नाम नहीं है कि बहुत बड़े अपराधी हों और कि बहुत बड़े ऐसे हों कि साहब पूरा जो है वो लूटे हुए हैं, सबको वो किए हुए हैं। लेकिन वो एक अपना टेरर, अपना दहशत वो रखते थे। और ये नहीं कि वो इतने बड़े हो जाएं कि साहब वो कैसरगंज का भी चुनाव जिता लेंगे और पीलीभीत का चुनाव जिता लेंगे और उधर बलरामपुर। जाहिर सी बात है कि तुलसीपुर जो है उनका विधानसभा क्षेत्र, वो जो है देवीपाटन मंदिर के क्षेत्र में आता है। और जो वो मठ है, वो मठ योगी आदित्यनाथ जी का जो है उससे समझिए संबंध है। जो पीठाश्वर गोरखपुर का है और जो देवीपाटन मंदिर है, ये दोनों एक ही के साथ जुड़े हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ जी देवीपाटन मंदिर जाते हैं बराबर और वहाँ दर्शन करते हैं, कभी कभी रुकते भी हैं वहाँ। रिजवान जहीर की सियासत जितनी असरदार रही, उतनी ही विवादों की परछाई भी उनके साथ चलती रही। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्व सांसद रिजवान जहीर पुत्र जहीरुल हक के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या भी था, बलवा था, कई सारे ऐसे गंभीर आरोप थे जिनमें रिजवान जहीर का नाम था कि वो उस मामलों में शामिल रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीति में कदम रखने के साथ ही उनकी आपराधिक यात्रा की शुरुआत भी हो गई थी। साल 2021 के पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर रिजवान के नाम मुकदमे दर्ज हुए। इसी प्रकरण में उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत यूपी पुलिस ने कार्रवाई की, अनुशंसा किया। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि इन पर यह लगना चाहिए। इसी दौर में सियासत ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू, जो कभी रिजवान जहीर के दोस्त माने जाते थे, शागिर्द माने जाते थे और साई की तरह उनके साथ रहते थे, अब उनसे दुश्मनी हो गई थी। बाद में उनके सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी बन गए। नगर पंचायत चुनाव जीतने के बाद दोनों के बीच अदावत खुलकर सामने आई। तनाव तब और बढ़ गया जब फिरोज पप्पू की पत्नी कहकशा फिरोज नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में विजयी हुई। सियासत की दुनिया में अक्सर लोग किसी न किसी झंडे के नीचे पनाह ढूंढते हैं, लेकिन तराई के इस पहलवान को किसी का साया मंजूर नहीं था। सपा की साइकिल दौड़ाई, बसपा के हाथी को हाथा, कांग्रेस का हाथ थामा और पीस पार्टी के सिलेंडर में गैस भरी। लेकिन रिजवान जहीर का रसूख इन पार्टियों के बंद कमरों में दम तोड़ने लगा। जब समझौतों की बेड़ियां भारी हुई तो इस बागी ने तय किया कि अब हुक्म किसी और का नहीं चलेगा। उन्होंने किसी और की महफिल में मेहमान बनने के बजाय अपनी खुद की सल्तनत खड़ी कर दी, अपनी पार्टी, अपना झंडा। यह ऐलान था उस सियासी गुरूर का जो कहता है भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं खुद एक इनकलाब हूँ। कहते हैं कि समंदर अपना रास्ता खुद बनाता है। रिजवान जहीर ने राजनीति के हर घाट का पानी पिया। कभी मुलायम का समाजवाद, कभी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग, तो कभी गांधी परिवार की विरासत। मगर यह दिल था कि कहीं ठिठका ही नहीं।
पार्टियों के दफ्तर बदलते रहे, चुनावी निशान बदलते रहे, लेकिन रिजवान की तलाश खत्म नहीं हुई। थक कर जब दुनिया ने हार मान ली, तब इस शख्स ने अपना खुद का सिंबल तराशा। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक जिद्दी नेता का वो आखिरी दाव था जो साबित करना चाहता था कि चेहरा ही पार्टी है और वजूद ही पहचान। इतिहास गवाह है, या तो आप राजा के साथ होते हैं या आप खुद राजा होते हैं। रिजवान जहीर ने दूसरों को राजा बनाने का खेल बहुत खेल लिया था। पार्टियों की लंबी फहरिस्त, सपा, बसपा, कांग्रेस और पीस पार्टी, ये सब सिर्फ पड़ाव थे, मंजिल नहीं। और फिर आया वो मोड़ जहां उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। अपनी खुद की पार्टी बनाकर उन्होंने सीधे लखनऊ और दिल्ली के दिग्गजों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तराई का सुल्तान अब किसी के रहमो करम पर नहीं जिएगा। ये दास्तान है उस बेखौफ जुनून की जिसने अपनी लकीर खींचने के लिए पूरा मैदान ही बदल दिया। कि पहले जैसे मान लो 1 करोड़ कमाया तो उसमें से 10 लाख रुपए राजनीति बढ़ाने के लिए समाज पे खर्चा कर दिया। यही स्टाइल होती है इन बदमाशों की, इन माफिया लोगों की, कि 10 करोड़ लूट लो। और एक और शैली करते हैं कि अपने एरिया से लूटने के बजाय दूसरे एरिया से लूट के लाओ, वहाँ अपहरण करा दो, वहाँ पर लूट करवा लो, वहाँ से गाड़ियाँ उठवा लो, वहाँ ज़मीन कब्जा कर लो। तो प्रायः आपराधिक क्षेत्र अलग बना लेते हैं और जो जनता का समर्थन लेने के राजनीति का क्षेत्र अलग बना लेते हैं। यहीं से यह सियासी टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रिजवान जहीर की कहानी सिर्फ चुनावी जीत और सत्ता नहीं, बल्कि आरोपों, अदावतों, दुश्मनियों और विवादों से घिरी यूपी की सियासत की एक पेचीदा और चर्चित दास्तान है, जिसे बृजभूषण सिंह से लेकर आसपास के इलाकों के जितने भी बाहुबली थे, वो सभी इस नाम से परिचित थे और सबसे कभी न कभी रिजवान जहीर ने लड़ाई की थी, यानी अदावत की थी। और शायद ये रिजवान जहीर को बदलते दौर और बदलती सत्ता में सबसे महंगा और भारी पड़ गया। राजनीति की बिसात पर अक्सर लोग अकेला चलना पसंद करते हैं, लेकिन रिजवान जहीर के पास एक ऐसा ढाल था जिसका नाम था फिरोज पप्पू। वो साल था जब कांग्रेस के हाथ को थामकर रिजवान नई इबारत लिख रहे थे, राहुल गांधी से लेकर गुलाम नबी आजाद तक। दिल्ली के सुल्तानों का काफिला जब तुलसीपुर की धूल उड़ाते हुए पहुंचा तो उस भव्य स्वागत के पीछे का असली दिमाग फिरोज पप्पू का था। मेजबानी ऐसी कि दिल्ली भी दंग रह गई। फिरोज ने सिर्फ मेहमानों का दिल नहीं जीता, बल्कि रिजवान के लिए वो भरोसा भी जीत लिया जो सत्ता की चाबी तक पहुंचता था। कल्पना कीजिए, एक लड़की मुंबई के स्टूडियो में बैठकर दिया बाती और हम जैसे सुपरहिट शो की स्क्रिप्ट लिख रही है, किरदारों की तकदीर भी तय कर रही है, लेकिन नियति ने उसके लिए एक अलग ही सेट तैयार कर रखा था। जामिया मिलिया इस्लामिया की तालीम और पत्रकारिता का जुनून लेकर जेबा रिजवान जब मुंबई से बलरामपुर लौटी तो उनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं बल्कि जनता की उम्मीदें थी। साल 2017 जेबा का सियासी पदार्पण, और यहाँ भी पर्दे के पीछे वही पुराना सारथी खड़ा था, फिरोज पप्पू। उन्होंने जेबा को चुनाव लड़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया, मानो ये चुनाव जेबा का नहीं उनके खुद के सम्मान का हो। क्या एक स्क्रिप्ट राइटर जनता की नब्ज समझ सकती है? जेबा रिजवान ने इस सवाल का जवाब 2017 के चुनावी मैदान में उतर कर दिया। वो जेबा जिसने शब्दों के पर्दे पर भावनाओं का जाल बुना था, अब हकीकत की जमीन पर संघर्ष कर रही थी। इस संघर्ष में फिरोज पप्पू उनके सबसे बड़े ताकतवर स्तंभ बनकर उभरे। राहुल गांधी की अगवानी करने वाले फिरोज अब एक बेटी की सियासी राह आसान कर रहे थे। ये दास्तान है उस वफादारी की जहां एक तरफ रिजवान जहीर का रसूख था, दूसरी तरफ जेबा की आधुनिक शिक्षा, और इन सब के बीच सेतु बने खड़े थे फिरोज पप्पू। तराई की सियासत का ये वो पन्ना है जहां दोस्ती और फर्ज एक ही स्याही से लिखे गए। नहीं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उनकी राजनीति में आने के बाद छवि जो है बहुत अच्छी छवि बनी हो। राजनीति में आदमी एमएलए एमपी हो जाना एक अलग मुद्दा है और इंसान की अपनी छवि एक अलग मुद्दा है। ये दोनों जो है वो बड़ी मुश्किल से, जो राजनीतिक व्यक्ति है अगर समाज में अपनी अच्छी छवि बना के रखता है तो ये बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि ये ऐसा है बिल्कुल राजनीति जो है बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज, उस पर चलने का काम जो है राजनीति। जिस दौर में रिजवान जहीर ने कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा, उसी वक्त फिरोज पप्पू उनकी सियासी ढाल बनकर खड़े दिखे। राहुल गांधी हो या फिर गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के बड़े चेहरे जब भी तुलसीपुर पहुंचे यानी बलरामपुर पहुंचे,
उनकी अगवानी से लेकर पूरी व्यवस्था की कमान खुद फिरोज पप्पू के हाथों में रहती थी। सबको यह पता था कि रिजवान के सबसे खास और शागिर्द फिरोज पप्पू हैं। उस वक्त तक दोनों के बीच सियासी भरोसा पूरी तरह से कायम था। यही भरोसा तब और गहरा हुआ जब 2017 के विधानसभा चुनाव में रिजवान जहीर की बेटी ने राजनीति में कदम रखा और पहला कदम रखा जेबा रिजवान ने। उनके चुनाव लड़ने की राह खोलने में भी फिरोज पप्पू सबसे आगे नजर आए। लेकिन इस कहानी में सियासत नहीं है सिर्फ। जेबा रिजवान की पहचान एक अलग दुनिया से भी जुड़ी है, जामिया मिलिया इस्लामिया से, क्योंकि वो पढ़ लिख कर आई थी, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट थी यानी पीजी थी। उसके बाद वो मुंबई में लोकप्रिय एक टीवी सीरियल में दिया और बाती में भी काम कर चुकी थी। इसलिए ये कहा जाता है कि स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। यानी यहां राजनीति भी था, यहां मीडिया और रिश्तों की ऐसी कहानी है जहां भरोसे की नींव पर सियासी सफर शुरू होता है और ये आगे चलकर यही भरोसा सबसे ज्यादा सवाल भी बन जाता है और आपस की लड़ाई का कारण भी बन जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जब दो शागिर्द एक साथ रहने वाले, दिन रात बिताने वाले दुश्मनी के तौर पर जब सामने आते हैं तो दोनों के बारे में एक दूसरे को सब कुछ पता होता है। और यही हुआ रिजवान और फिरोज पप्पू के बीच। वो सियासी दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई। राजनीति में दुश्मन की गोली से बचना मुमकिन है, लेकिन अपनों के खंजर का कोई इलाज नहीं। साल 2017 तुलसीपुर के बिसात पर जेबा रिजवान की चालें सटीक थी। कांग्रेस का हाथ साथ था, पिता का रसूख पीछे था, लेकिन खेल तब बिगड़ गया जब दोस्ती के वादे कागजों में ही दफन हो गए। गठबंधन की मर्यादा टूटी और सपा का अपना सिपाही जेबा के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। नतीजा, वोटों की बंदरबाट हुई और बाजी बीजेपी के हाथ लग गई। 43,637 वोट पाकर भी जेबा हार गई, पर यह हार एक प्रत्याशी की नहीं बल्कि उस भरोसे की थी जिसे गठबंधन कहा गया था। 43,637 ये वो नंबर है जो आज भी रिजवान जहीर की रातों की नींद उड़ा देता है। ये वो वोट थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि जेबा रिजवान ने मैदान मार लिया है। अगर दोस्ती में दगा ना हुई होती, हार कर भी जेबा दूसरे नंबर पर रही और यही वो दम था जिसने उन्हें फिर से खड़ा किया। अब 2022 की दहलीज पर रिजवान जहीर ने फिर वही दाव खेला। अखिलेश यादव के दरबार में सिर्फ एक ही मांग, तुलसीपुर का टिकट, क्योंकि पहलवान जानता है कि पिछली बार हार सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि घर में आग लगी थी। इस बार मैदान साफ है और जेबा की नजरें सिर्फ जीत पर है। उसके बाद फिर इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और उसमें हारे। लेकिन 98 और 99 के चुनाव फिर इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और 98 में सांसद बने पहली बार और 99 में दूसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। तो इस तरह कुल मिला के देखा जाए कि रिजवान जहीर 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे। साल 2017 में रिजवान जहीर ने कांग्रेस की राह चुनी, लेकिन राजनीति उनके लिए सिर्फ दल बदलने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपनी बेटी जेबा रिजवान को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। लेकिन तुलसीपुर का सियासी खेल इतना आसान नहीं था। सीट गठबंधन के खाते में थी, फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब क्या होगा? गठबंधन भी था लेकिन पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया। इससे वोट का पूरी तरह से बंटवारा हुआ और जेबा रिजवान को भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश नाथ शुक्ला ने शिकस्त दे दी, यानी उनसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो हार गई। फिर भी हार ने उन्हें पीछे नहीं हटाया। पिछले विधानसभा चुनाव में जेबा रिजवान को 43,637 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रही, यानी जनता के बीच उनकी पकड़ कम नहीं थी। समाजवादी पार्टी में फिर शामिल होने के बाद रिजवान जहीर ने तुलसीपुर से अपनी बेटी जेबा रिजवान के लिए टिकट की मांग तेज कर दी। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति और क्रिकेट ये दोनों अनिश्चितताओं का खेल है। यहां भी वही हुआ। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अगर इस बार उन्हें टिकट मिला तो ये जीत उनकी राजनीतिक विरासत को एक नई उड़ान दे सकती है। यानी एक कहानी है राजनीति, परिवार और महत्वाकांक्षा की, जहां हार, गठबंधन और समीकरण सिर्फ चुनौती हैं, लेकिन जुनून और इच्छा शक्ति सपनों को दिशा
देती है और सपनों की दिशा तय भी करती है। इतिहास गवाह है, सिंहासन ने हमेशा खून मांगा है, लेकिन यहां तो खून भी उसका बहा जिसने उस सिंहासन को संवारा था। 4 जनवरी की वो सर्द रात और तुलसीपुर की वो खूनी सड़क, फिरोज पप्पू वो शख्स जो रिजवान जहीर की परछाई बनकर चलता था, उसी की परछाई ने उसे मौत की नींद सुला दिया। एसपी हेमंत कुटियाल के खुलासे ने सन्नाटा खींच लिया। वजह सिर्फ एक चुनावी टिकट। रिजवान को अपनी बेटी जेबा के लिए रास्ता साफ चाहिए था और फिरोज पप्पू उस रास्ते का रोड़ा बन गया था। जिस हाथ ने कभी राहुल गांधी की अगवानी की थी, उसे ही पहलवान के इशारे पर खामोश कर दिया गया। ये वफादारी का इनाम था या सत्ता की हवस का सबसे विभत्स चेहरा। सियासत में जब मोह और महत्वाकांक्षा का मिलन होता है तो लाशें गिरना तय है। रिजवान जहीर तराई का वो नाम जो कभी खुद में एक पार्टी था, एक कत्ल की साजिश का मास्टरमाइंड बनकर सलाखों के पीछे थे। पुलिस का दावा था कि जेबा रिजवान की जीत का रास्ता फिरोज पप्पू की लाश से होकर गुजरना था। अदावत पुरानी नहीं थी, लेकिन टिकट की जिद नहीं थी। एक ही छत के नीचे पले बढ़े रिश्तों को गोलियों ने छलनी कर दिया। साक्ष्य चीख रहे थे, सबूत गवाही दे रही थी कि कैसे एक पुराने साथी को मौत के घाट उतार दिया गया ताकि साइकिल का हैंडल अपनी ही बेटी के हाथ में रहे। तुलसीपुर की सड़कों पर बहा वो खून सिर्फ फिरोज पप्पू का नहीं था, बल्कि उस भरोसे का था जो राजनीति में दुर्लभ होता था। रिजवान जहीर ने दशकों तक जो साम्राज्य बनाया, उसे अपनी ही हाथों से आग लगा दी। एक पिता का अपनी बेटी को विधायक बनाने का पागलपन एक पुराने दोस्त की हत्या की सुपारी बन गया। एसपी के तफ्तीश ने उस नकाब को उतार फेंका जिसके पीछे राजनीतिक रसूख का चेहरा छिपा था। वफादार साथी से लेकर चुनावी प्रतिद्वंदी बनने तक का सफर मौत पर जाकर खत्म हुआ। आज बलरामपुर की हवाओं में सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा है, क्या एक टिकट की कीमत किसी की जान से ज्यादा हो सकती है? बलरामपुर की राजनीति में एक सियासी भूचाल ने जन्म लिया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और तुलसीपुर के जाने माने नेता फिरोज पप्पू की 4 जनवरी की देर रात हुई हत्या। बलरामपुर एसपी के अनुसार पूरी तरह राजनीतिक रूप से यह सुसज्जित हुई हत्या थी। दरअसल सत्ता की दौड़ में दोनों दावेदारों के बीच रसूख की जंग शुरू हो चुकी थी। मैंने पहले भी कहा कि जो दोस्त होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है। फिरोज पप्पू समाजवादी पार्टी से तुलसीपुर विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। वहीं पूर्व सांसद रिजवान जहीर अपनी बेटी जेबा रिजवान के लिए टिकट का दावा ठोंक चुके थे। एसपी हेमंत कुटियाल जो उस समय थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों के बीच पुरानी अदावत और सत्ता की लालसा इतनी बढ़ गई है कि इस बार यह सियासत की दुश्मनी हत्या तक का रास्ता पकड़ लिया, या यूं कहा जाए कि इस बार हत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा, हमारे पास इस हत्या के सभी साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं। यानी यह सिर्फ चुनावी या सियासी टकराव नहीं था, बल्कि बलरामपुर में राजनीति का सबसे काला और खतरनाक चेहरा सामने आ गया था। सियासत अब केवल वादों और वोटों तक नहीं सीमित रही, बल्कि इसके बीच जानलेवा जंग भी देखने को मिली है। क्योंकि कहा जाता है कि जब अच्छा दोस्त दुश्मन बन जाए तो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, क्योंकि वो आपकी अच्छाई और बुराई दोनों जानता है, आपकी हैबिट्स को जानता है, इसलिए उसे मारने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपकी सारी कमियां, सारी गणित, सारे शिकंजे, सारी सियासत पकड़ उसे मालूम होती है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन वो रसूखदार गलियारों में पहुंचते हैं तो चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। बलरामपुर हत्याकांड में एसपी का खुलासा किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। पुलिस की फाइल कहती है कि हत्या की ये खूनी स्क्रिप्ट कहीं और नहीं, बल्कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर के अपने घर में लिखी गई थी। साजिश का सबसे अहम मोहरा बना रिजवान का दामाद रमीज नियामत। जांच के मुताबिक वारदात से ठीक पहले रमीज ने ही शूटर महफूज और महराजुल की मीटिंग रिजवान जहीर से करवाई थी। घर की 4 दीवारी के भीतर न सिर्फ कत्ल का प्लान बना, बल्कि हत्यारों को वो भरोसा भी दिया गया जो उन्हें इस खूनी खेल के लिए तैयार कर सके। लेकिन इस पूरी साजिश का ब्रिज यानी सेतु था शाहिद, एक ऐसा मैसेंजर जिसका काम था सूचनाओं को बिना किसी निशान के इधर से उधर पहुंचाना। शाहिद की हर हरकत पर पुलिस की नजर थी और उसी की एक चूक ने आज रिजवान, उसके दामाद और पूरी टीम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सियासत की बिसात पर जब प्यादे नहीं बल्कि घर के लोग ही बाजी पलटने लगे तो खेल खूनी हो जाता है।
रिजवान जहीर के रसूख वाले किले में विकास की नहीं विनाश की खिचड़ी पक रही थी। एक ऐसी साजिश जिसमें ससुर का तजुर्बा था और दामाद की सक्रिय भागीदारी। बलरामपुर हत्याकांड में पुलिस ने अब तक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया है। एसपी के मुताबिक महफूज और महराजुल को घटना से पहले बुलाया गया था, लेकिन यह बुलावा किसी आम बातचीत का हिस्सा नहीं था, बल्कि घर के भीतर बैठकर पप्पू की हत्या की पूरी साजिश का हिस्सा था और साजिश घर के अंदर बैठकर रची गई। पुलिस का यह भी कहना था कि इस बैठक में पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनके दामाद रमीज नियामत भी मौजूद थे और यहीं पर यह तय हुआ कि किसे मारना है, कैसे मारना है और क्यों मारना है। साथ ही शाहिद नाम का एक व्यक्ति भी इस मामले में शामिल था। वह सीधे हाथ नहीं उठाता, लेकिन आरोपियों के बीच संदेश और आदेश पहुंचाने का काम करता रहा, क्योंकि पप्पू की हत्या के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए और उसका जवाब पुलिस ढूंढ रही थी। जांच अभी जारी थी। पुलिस मामले की सभी कड़ियों को जोड़कर कार्रवाई कर रही थी। यह मामला चूंकि सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि सत्ता का, रिश्तों और साजिश का भी पूरा खेल अब सामने ला रहा था, क्योंकि पुलिस एक के बाद एक अपनी विवेचना में नए नए तथ्य, साक्ष्य और सबूतें इकट्ठा कर रही थी। बलरामपुर की सड़कों पर उस वक्त सन्नाटा खिंच गया जब पुलिस की वैन की तरफ बढ़ते हुए पूर्व सांसद की बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज फूट फूट कर रो पड़े। आंखों में आंसू थे और जुबां पर बेगुनाही की दुहाई। जेबा ने कैमरे के सामने चीखते हुए कहा, हम निर्दोष हैं, हमें राजनीतिक दुश्मनी की बलि चढ़ाया जा रहा है। ये महज आंसू नहीं थे, बल्कि सिस्टम को दी गई एक खुली चुनौती थी। जेबा और रमीज ने यहां तक कह दिया कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुरान उठाने को भी तैयार हैं। उनका सीधा आरोप है कि यह पूरी कार्रवाई उनकी सियासी हस्ती को मिटाने के लिए रची गई एक सोची समझी साजिश है। लेकिन कानून की फाइलें कुछ और ही कहानी कह रही। एक तरफ जेबा की सिस्कियां हैं, तो दूसरी तरफ एसपी हेमंत कुटियाल के वो सबूत जो दावा करते हैं कि किसी परिवार के ड्राइंग रूम में हत्यारों के साथ चाय की चुस्कियों पर मौत का सौदा हुआ था। अब फैसला अदालत करेगी, आंसू सच्चे हैं या खाकी के पास मौजूद सबूत। एक तरफ कुरान की कस्मों का वास्ता और दूसरी तरफ पुलिस की भारी भरकम चार्जशीट। रमीज और जेबा के आंसू क्या लोगों की सहानुभूति बटोर पाएंगे या पुलिस के वैज्ञानिक साक्ष्य इन सिस्कियों पर भारी पड़ेंगे? सियासत और कत्ल के इस कॉकटेल ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। नहीं, पंचायत चुनाव तो एक छोटा चुनाव है, लेकिन अगर बड़े चुनाव में आप देखिए एमएलए के, एमपी में, तो कहीं इनका कोई ऐसा वर्चस्व नहीं रहा कि साहब गैसड़ी से हम विधानसभा से हम फलाना को जिता लेंगे और बलरामपुर विधानसभा से हम फलाना को जिता लेंगे, जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा। तो ये कहीं उतरौला से हम जिसको चाहेंगे जिता लेंगे, क्योंकि ये बलरामपुर ही क्षेत्र में, अब तो बलरामपुर गोंडा 2 जिला हो गया है। तब जब चुनाव लड़े थे पहली बार, तब गोंडा और बलरामपुर एक ही जिला था। एक ही डीएम जो है वो तुलसीपुर तक और पचपेड़वा तक दिखता था। तो उनका कोई ऐसा हमारे हिसाब से नहीं दबदबा था कि साहब वो 4 एमएलए जिता ले जाएं और 3 ठो एमपी जिता ले जाएं, ऐसा कहीं उनका दबदबा नहीं दिखता था। बलरामपुर में हुए नेता पप्पू फिरोज की हत्याकांड में अब इमोशनल ट्विस्ट भी आ गया, जहां पुलिस रमीज नियामत यानी जेबा के पति को, जो रिजवान जहीर की बेटी के पति थे और उनके दामाद थे, साजिश का मास्टरमाइंड बता रही थी। वहीं रमीज और उनकी पत्नी जेबा ने खुद को बेकसूर बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। जेल की सलाखों के पीछे जाने से पहले जेबा का गला रुंध गया, लेकिन उनके शब्द तीखे थे। जेल रवाना होते समय जेबा रिजवान ने मीडिया के सामने भावुक हो उठी। उन्होंने रोते हुए कहा था कि उनके पति रमीज नियामत पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिजवान जहीर की बेटी जेबा का यह भी कहना था कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने की रणनीति का एक हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर इस बात को साफ तौर पर कहा था कि उनके पति कुरान उठा सकते हैं और हर तरह से वो बेदाग हैं, मैं सीधे तौर पर कहती हूं। लेकिन बलरामपुर की सियासी और सामाजिक पृष्ठभूमि में यह हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं था, एक क्राइम नहीं था, बल्कि सत्ता और रिश्तों के बीच जटिल संघर्ष की तस्वीर भी पेश कर रहा था। पुलिस अब इस मामले की हर कड़ी को जोड़ रही थी, क्योंकि पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि हत्याकांड भी बड़ा था और सभी आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही थी। पुलिस की जांच में यह सामने आई बात कि इस हत्या की साजिश पूर्व सांसद बाहुबली रिजवान जहीर और उनके दामाद रमीज नियामत के घर ही रची गई थी।
महफूज और महराजुल को इस योजना में शामिल किया गया था और शाहिद नाम का व्यक्ति संदेश वाहक था, यानी मेन भूमिका में था कि कौन कब आ रहा है, क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, एक दूसरे को ये पहुंचा रहे थे। यह योजना इतनी सावधानी से बरती गई थी कि कदम कदम हर कदम को इतना गुप्त रखा गया कि किसी को कानो कान तक हवा नहीं चली जब तक कि पप्पू की हत्या नहीं कर दी गई। आज रुतबा कागजों पर सिमट चुका है और दबंगई जेल की दीवारें चाट रही। बलरामपुर का वो डॉन जिसने कभी खुद को कानून से ऊपर लिख दिया था, आज खुद की तकदीर पढ़ने से भी डर रहा है। अतीक से लेकर मुख्तार और अब रिजवान जहीर, यूपी की आबो हवा अब बाहुबलियों को रास नहीं आ रही। रिजवान जहीर एक ऐसा नाम जो कभी खौफ का पर्याय था, आज महज एक कैदी बनकर रह गया है। मठाधीश की इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे सत्ता, अपराध और मोह का कॉकटेल एक इंसान को अर्श से फर्श पर ले आता है। मठाधीश का यह अध्याय खत्म तो हो गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये एक अपराधी का अंत है या उस जहरीली सियासत की महज एक नई करवट? क्योंकि चेहरे बदलते हैं पर सत्ता की हवस के किस्से कभी खत्म नहीं होते। वक्त की अदालत जब फैसला सुनाती है तो दलीलें नहीं सुनी जाती। रिजवान जहीर अब उस इतिहास का हिस्सा है जिसे बलरामपुर भूलना चाहेगा। फिरोज पप्पू की हत्या ने न सिर्फ एक वफादार दोस्त को खत्म कर दिया, बल्कि उस सियासी रसूख का भी अंत कर दिया जिसे रिजवान ने दशकों में बनाया था। कानून की चक्की धीरे धीरे चलती है पर पिस्ती बहुत बारीक है। आज बलरामपुर की गलियों में सन्नाटा तो है, पर वो सन्नाटा दहशत का नहीं बल्कि सुकून का है। मठाधीश की इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ सच की वो हर परत जिसे दुनिया देखना चाहती है। वो बताया तो कि कैसे ये स्थानीय जनता के लिए भगवान बन जाते हैं और वहाँ पर लोगों की शादी में मदद कर देना, लोगों की मुसीबत में मदद कर देना ताकि जनता में समर्थन जुटे। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन उनको भी मिलाने का प्रयास करते हैं, परंतु असलियत छिपती नहीं। अब आजकल मीडिया का समय है तो पता लग जाता है कि लखनऊ में कहाँ ज़मीन कब्जा की, किसका घर कब्जा किया, किराए पर लिया, फिर उसके बाद छोड़ा नहीं, फिर उसको बेच लिया, ऐसे करके करते रहते हैं ये सब। वो कहते हैं कि वक्त बदलता है, लेकिन कुछ लोग वक्त को ही बदलने की जिद पाल लेते हैं। आज हमने मठाधीश की पड़ताल उस दौर की जब सरकारें सचिवालय से नहीं चलती थी बल्कि एक आलीशान कोठी के दरबार से चलती थी। फैसले वहीं होते थे, फैसले वहीं सुनाए जाते थे, जहां फाइलें दफ्तरों में नहीं बल्कि बंदूकों की नाल पर साइन होती थी। सोचिए ये कैसा दौर रहा होगा, कैसे लोग रहे होंगे। एक तरफ पुलिस की चार्जशीट में दर्जनों कत्ल के मुकदमे और दूसरी तरफ हजारों की भीड़ में जो अपने इस रॉबिनहुड पर फूल बरसा रही थी। ये महज एक अपराध की कहानी नहीं है बल्कि उस सिस्टम की हार है जिसने अपराध को जनादेश का जामा पहना दिया। इतिहास गवाह है, जो खून से अपनी किस्मत लिखते हैं उनके अंत की स्याही भी अक्सर लाल हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र के चेहरे पर खून की स्याही से लिखने वाले राजनीतिक अपराधी कभी बचते नहीं हैं। रिजवान जहीर के लिए भी कहा जाता है कि पूर्वांचल का वो बाहुबली था, नेपाल बॉर्डर का वो बाहुबली था जिसने पूर्वांचल के हर बाहुबली से टक्कर ली। उसके रिश्ते बड़े बड़े लोगों से, कभी अतीक के नाम उसका साथ उसका नाम आया, कभी मुख्तार अंसारी के साथ उसका नाम आया, कभी दिल्ली में बैठे माफियाओं के साथ उसका नाम आया। लेकिन कहते हैं सत्ता, संघर्ष और सियासत तीनों एक दूसरे के तीसरे के पहलू हैं, लेकिन यहां कुछ कहानी और है, क्योंकि यहां सियासत ने सत्ता तक तो पहुंचाया, लेकिन दोस्ती ने संघर्ष और दुश्मनी का जो रास्ता चुना वो आज भी जारी है। सियासत की लड़ाई थी, विरासत की लड़ाई थी और फिर यह लड़ाई बदल गई दो दोस्तों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। रिजवान जहीर और फिरोज पप्पू की लड़ाई जो थी अभी भी लगातार चल रही है। पप्पू की हत्या भले हो गई है लेकिन दुश्मनी की अदावत अभी बदली नहीं है। तो रिजवान जहीर एक ऐसा शख्स, ऐसा बाहुबली जिसने समय के साथ दल बदले लेकिन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सब कुछ किया। कभी दिल्ली की लोकसभा पहुंचा तो कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा। भाइयों को जरूर विधायक नहीं बना पाया। बेटी चुनाव मैदान में आई मुंबई से, फिल्म इंडस्ट्री से, तो उसे चुनावी जीत का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन चुनाव हार गए। शायद ये हार की सिसक ही फिरोज पप्पू की हत्या का सबसे बड़ा कारण थी। तो आज के मठाधीश में हमने आपको बलरामपुर के बाहुबली रिजवान जहीर या बलरामपुर के सुल्तान रिजवान जहीर की पूरी कहानी आपको सुनाई। तो अगले मठाधीश में हम फिर किसी ऐसे ही बाहुबली की कहानी सुनाएंगे जो सियासत और अपराध का
कॉकटेल होगा। तो देखते रहिए मठाधीश। नमस्कार।